Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th October 2022, 20 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक ऐड आया है स्टेट का, लेकिन इसमें भी एक न्यूज़ आइटम है। हैदराबाद हैज़ बीटन पेरिस, मॉन्ट्रियल, मेक्सिको सिटी, मेलबर्न एंड अदर 57 कंटेस्टिंग सिटीज़ टू विन द कोवेटेड वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो तेलंगाना का जो हैदराबाद है, it has won the World Green City Award 2022. That is the thing which is important. AIPH is the organization that gives this award. ठीक है ना, तो AIPH is the organization that gives this award and World Green City Award 2022 में इंडिया के तेलंगाना की हैदराबाद जो सिटी है, that has came as the World Green City for the 2022. ठीक है ना, तो that's a very good news. That's a very good news for India as well. एंड आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फ्रंट पेज पे आते हैं आज के न्यूज़पेपर के और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो आपके लिए है वह है विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरपोल से रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ सुप्रा नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बट डज नॉट हैव एजेंट्स विद अरेस्टिंग पावर। मतलब ये एक सुप्रा नेशनल एजेंसी है और इसके एजेंट्स के पास अरेस्टिंग पावर नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि Interpol issues 4 types of color-coded notices with red being accorded the highest priority। तो केवल 4 तरीके के कलर कोडेड नोटिसेस निकालता है ये। दिस इज द क्वेश्चन विच इज सेइंग। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। तो मैं आपको आंसर तो बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे और अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, यानी कि नन ऑफ द। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें तो जो इंटरपोल है इट इज़ नॉट अ सुप्रा नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। सबसे पहले तो ये है, ठीक है ना। एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अ सुप्रा नेशनल एजेंसी। तो अब आप देखो, दिमाग में जो सवाल आएगा वो है कि सुप्रा नेशनल होता क्या है। सुप्रा नेशनल एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जिसमें, और इंटरनेशनल तो रहती है वो, मतलब उसके मेंबर कंट्रीज रहती हैं, लेकिन उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मेंबर कंट्रीज पे कुछ एरियाज़ में बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके कुछ एरियाज़ में बाइंडिंग होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे नेटो हो गई। नेटो आपकी एक सुप्रा नेशनल एजेंसी है। नेटो इज़ अ सुप्रा नेशनल एजेंसी बट इंटरपोल इज़ नॉट एन सुप्रा नेशनल एजेंसी। और इसके, हाँ, ये बात आपको ये चीज़ है याद रखना है कि इसके जो ऑफिसर्स हैं उनके पास अरेस्टिंग पावर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ द एजेंट्स डू नॉट हैव अरेस्टिंग पावर। ये सही था, लेकिन ये वाला पार्ट गलत था, ये सुप्रा नेशनल है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब केवल 4 तरीके की नोटिसेस नहीं निकालता है, बहुत सारे तरीके की नोटिसेस निकालता है। अगर आपको पता हो तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नोटिसेस विच आर आई थिंक 8 टाइप्स ऑफ रेड नोटिसेस आर देयर। 8 टाइप्स ऑफ नोटिसेस आर देयर जो कि आपका इंटरपोल निकालता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरे सवाल पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन फॉर द ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड एंड फॉर ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम्स एंड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा था जो ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था? बहुत आसान सवाल है ये तो। ऑप्शंस आर ए धौलावीरा, बी गनेरीवाल, सी लोथल या डी मिटाथाल। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ लार्जर बेंच विल प्रिवेल ओवर द स्मॉलर बेंच इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी इन द लार्जर बेंच। ठीक है ना। ये सवाल हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैन नॉट ओवर रूल और रिकंसीडर अ डिसीजन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बेंच। ठीक है ना। तो अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैन नॉट ओवर रूल और रिकंसीडर अ डिसीजन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बेंच। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से तीसरा स्टेटमेंट एक और देख लो। इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स एज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट, पहले जो 2 स्टेटमेंट हैं ना, वो बिल्कुल सही हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको उस दिन भी आर्टिकल में बताया था कि जो लार्जर बेंच है वही स्मॉलर बेंच के जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि 2 बेंच जो इक्वल स्ट्रेंथ की वो ओवर रूल नहीं कर सकती है। ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बात है।
तीसरा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। इंडिया लिखा है, इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स एज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज अवॉइडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट फॉलोड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट होती क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है बेसिकली ये कि अगर एक कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो दूसरे जो कोर्ट्स हैं, अदर कोर्ट्स हैं, दे मस्ट फॉलो द सेम प्रेसिडेंट, दे मस्ट फॉलो द सेम थिंग, ठीक है ना। तो उनको उसी के तर्ज में ऑर्डर देना चाहिए। लीगल एक फिलॉसफी है जिसमें कहा जाता है कि इफ़ द हायर कोर्ट हैज़ गिवन एन ऑर्डर देन द अदर कोर्ट्स मस्ट बी जजिंग और डिसाइडिंग ऑन द अदर केसेस बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। पहला दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज की, खड़गे विंस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आप सबको पता होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किया गया था और इसमें शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे थे। सो खड़गे हैज़ वॉन दिस एंड आफ्टर 24 ईयर्स, 24 सालों के बाद, इट इज़ द फर्स्ट नॉन गांधी लीडर इन 24 ईयर्स। पिछले 24 सालों में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ नॉन गांधी लीडर हैज़ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। सो दैट इज़ द थिंग। दूसरी न्यूज़ है, चाइना अगेन ब्लॉक्स 2 प्रपोजल्स ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट एट यूएनएससी। तो आप सबको पता है कि टेररिज्म से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट जाती है जिसको हम बोलते हैं 1267 लिस्ट 1267, जिसमें टेरर एंटिटीज़ और टेररिस्ट जो भी हैं उनके बारे में लिखा जाता है, उनके नंबर, उनके नाम नोट किए जाते हैं और उसके बाद फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, उनको अरेस्ट करने का, पकड़ने का, जो भी है। तो यहाँ पे हाफिज़ सईद की बात चल रही है जो लश्कर ए तैयबा के फाउंडर है, और इसके अलावा तलहा सईद एंड सईद महमूद, ये लोग जो हैं इनको करने के लिए लिस्टिंग करने की बात की जा रही थी। बट नाउ द चाइना हैज़ अगेंस्ट पुट अ होल्ड ऑन दैट। इसको पुट अ होल्ड बोलते हैं। जैसे इस तरीके से जो लिस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास करा करके उसको ऐड कराने की बात होती है ना, अगर कोई कंट्री उसको रोक रही है तो उसको पुट अ होल्ड बोलते हैं। तो ये पावर रहती है, अगर किसी भी मेंबर कंट्री को प्रॉब्लम है उससे तो वो होल्ड कर सकता है। एंड चूंकि चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है विद वीटो पावर, तो वो तो बिल्कुल रोक सकता है ना, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रोक सकता है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसी कारण से उसने रोका इस चीज़ को, और पाकिस्तान के लिए उसके ऑलरेडी आपको पता है कि देयर इज़ अ फेवर, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, प्लेसिंग अ होल्ड, दिस इज नोन एज प्लेसिंग अ होल्ड। तो जैसे 1267 कमेटी थी ना, इट वॉज द 1267 कमेटी वॉज सेटअप इन 1999 एंड इट अलाउज यूएन मेंबर स्टेट टू प्रपोज एडिंग द नेम ऑफ टेररिस्ट और टेरर ग्रुप्स। तो ये जो लिस्ट 1267 कमेटी है, जो 1267 कमेटी है, ये अलाउ करती है यूएन मेंबर स्टेट्स को कि वो प्रपोज करें एडिंग द नेम ऑफ टेररिस्ट और टेरर ग्रुप्स इन अ कंसोलिडेटेड लिस्ट, एक कंसोलिडेटेड लिस्ट में ऐड करने के लिए, ठीक है ना। तो जिसमें जैसे इसमें अलकायदा, ISIS, ऐसे लोगों के जो एफिलिएशंस रहते हैं उनके नाम ऐड किए जाते हैं। नाउ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको जो इसमें सारी कंट्रीज़ का नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। बट अगर मेंबर कंट्री कोई इस चीज़ से खुश नहीं है तो वो प्लेस अ होल्ड, प्लेसिंग अ होल्ड, एक होल्ड प्लेस कर सकती है। एंड चाइना, जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग अ परमानेंट मेंबर, वो उसके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है कि वो इस होल्ड को प्लेस कर सके। तो दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे न्यूज़ में जापानीज़ गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है रिसेंटली, जिसने कि उसने कहा है कि इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करो यूनिफिकेशन चर्च का। यू शुड इन्वेस्टिगेट द यूनिफिकेशन चर्च इमीडिएटली। अब क्यों किया गया है कि अभी जैसे शिंजो अबे जी जिनका एसेसिनेशन हुआ था, आपको याद होगा, उनको जिस व्यक्ति ने मारा उसका भी एफिलिएशन एक तो यूनिफिकेशन चर्च के साथ था। दूसरा, कई लोग मेंबर्स आए हैं यूनिफिकेशन चर्च के जिन्होंने कहा है कि हमको लूट लिया गया, हमारा पैसा पूरा बर्बाद कर दिया गया और हमको परेशान कर दिया गया, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीज़ें की समस्याएं आई हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिफिकेशन चर्च क्या है, और ये देख लेते हैं। यूनिफिकेशन चर्च एक रिलीजियस ग्रुप है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ कल्ट की तरह, जैसे वो नित्यानंद और ये सब कुछ बड़े बड़े लोग थे ना, जैसे कुछ लोग कल्ट चला रहे हैं। जैसे एक अभी आता है वो, मतलब कई बार टीवी में मैंने देखा है, यूट्यूब में भी आपने देखा होगा उस बाबा को जिसने अपना एक आइलैंड बना लिया अलग से, है ना। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द नेम, आप लोग को ज़्यादा पता होगा, डू टेल मी दैट कि
है ना। तो इस तरीके से कल्ट चला रहे हैं, दे आर रनिंग अ कल्ट, है ना। तो इसके इनके फॉलोअर्स होते हैं। यूनिफिकेशन चर्च इज सच अ रिलीजियस ग्रुप जो कि अपना कल्ट चलाता है। एंड मेंबर्स वर रिक्रूटेड इन जापान थ्रू डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को उलझाया गया, है ना, उनके रिलेटिव्स को उलझाया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें की गई। और इन कैंपेन्स के बाद जब वो आ गए, फंस गए, तो उसके बाद उनको वही उनका पैसा ले लिया गया, उनको लूट लिया गया किसी तरीके से। एंड मिस्टर शिंजो अबे जिनका असैसिनेशन हुआ था, उसमें भी जो व्यक्ति उनके असैसिनेशन के लिए गिल्टी है, उसका भी एफिलिएशन था विद द यूनिफिकेशन चर्च। दैट दीज आर ऑल द कनेक्टिंग डॉट्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके पास हमको देखना है। द फर्स्ट इज, यहाँ पे दिख रहा होगा, नर्चर डाइवर्सिटी बाय कंडेमनिंग द हेट स्पीच अनइक्विवोकली। अब यहाँ पे यूएन चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस जी, उन्होंने कहा है, अभी आईआईटी बॉम्बे में वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हेट स्पीच को ख़त्म करना है। तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे लॉज हैं जो हेट स्पीच को रोकते हैं। इंडिया प्रोहिबिट्स हेट स्पीच बाय सेवरल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो भरे हुए हैं हेट स्पीच को रोकने के लिए। सेक्शन 95 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 95 जो है, it gives the government the right to declare certain publications forfeited if the publication appears to the state government to contain any matter that the publication of which is punishable under section 124A, 140, 153A, 153B and 292, 293, 295A। तो अगर इन सेक्शन से मिलता जुलता कंटेंट अगर किसी पब्लिकेशन में है तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेक्शन 95 सीआरपीसी के तहत उस पब्लिकेशन को फोरफिटेड डिक्लेयर कर सकती है। अब ये सेक्शन 153A और 153B जो है वो वही है कि अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जो कि दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, दो सोशल ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी यानी कि लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए है, तो फिर वो दैट इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है ना, उसमें आपको पनिशमेंट है। सेम सेक्शन 295A भी अगर आप देखेंगे, सेक्शन 295A तो वो भी यही बोलता है कि सेक्शन 295A कि आप किसी रिलीजन की अगर इंसल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये इनरेज करेगा दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को। तो आप ऐसी चीज़ें जो कि दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को या दूसरे सोसाइटी या दूसरे कास्ट इन कैटेगरी के व्यक्ति को अगर आप इनरेज करते हो बाय योर वर्ड्स, बाय योर एक्शंस, तो फिर ये दैट इज़ पनिशेबल। एंड ये सारी चीज़ें हेट स्पीच में, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड भी हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आप याद रखेगा, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ पे तमिलनाडु ने लॉन्च किया है एक मिशन टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। तो तमिलनाडु ने एक मिशन लॉन्च किया है टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो वल्चर पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1993 से 2003 के बीच में 96% डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न था जो आप गायों को और जो ऐसे जानवर रहते हैं उनको डिक्लोफिनैक नाम की दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफिनैक नाम की दवाई दी जाती थी दर्द में आराम के लिए। बट ये डाइक्लोफिनैक की दवाई खाते थे और जब ये इन जानवरों की जब डेथ होती है और उसके बाद जब इनके कैराकासेस के ऊपर ये फीड करते थे वल्चर्स, तो ये जो डाइक्लोफिनैक है इट यूज टू डू व्हाट, इट यूज टू ब्रिटल देयर एग्स, इनके एग्स ब्रिटल हो जाते थे और फिर इट लीड्स टू द डिसरप्शन ऑफ दैट प्रोसेस एंड इसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाते थे यानी वो उसके बाद वो नहीं निकलता था ना। तो वल्चर पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने में डाइक्लोफिनैक का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है और डाइक्लोफिनैक को इसलिए बैन भी किया गया था, है ना, गवर्नमेंट ने भी बैन किया था। और गवर्नमेंट ने 2 प्लान चलाए हैं अभी तक वल्चर पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। पहला 2006 यानी कि 2006 में चला था। दूसरा प्लान आपका अभी ऑनगोइंग प्लान है 2020 से 2025 के बीच में चल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द प्लान फॉर सेविंग द वल्चर पॉपुलेशन। नाउ लेट मी शो यू एन आर्टिकल जो कि हमारी वेबसाइट timescience.com में ही है। जब आप एग्जाम्स में सिंपल में देख सकते हैं 9 वल्चर स्पीशीज़ इन इंडिया एंड देयर आईयूसीएन स्टेटस। 9 वल्चर की स्पीशीज़ हैं और इनके आईयूसीएन स्टेटस देख लेते हैं। पहला है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिसको जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर। दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगेन। देन तीसरा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो कि अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन फोर्थ इज इजिप्शियन वल्चर जो कि आपका इंडेंजर्ड है। देन आपका रेड हेडेड वल्चर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन इंडियन ग्रिफॉन वल्चर लीस्ट कंसर्न है। हिमालयन ग्रिफॉन नियर थ्रेटेंड है। सिनेरस वल्चर नियर थ्रेटेंड है एंड बियर्डेड वल्चर नियर थ्रेटेंड है। याद रखिएगा जैसे कि आपको 3 स्पीशीज तो नियर थ्रेटेंड की है, हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरस वल्चर एंड बियर्डेड वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड है। इंडियन ग्रिफॉन वल्चर लीस्ट कंसर्न है। रेड हेडेड वल्चर ये पहला आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिल गया होगा।
और लॉन्ग बिल्ड वल्चर दूसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, स्लेंडर बिल्ड तीसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर चौथा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इजिप्शियन वल्चर आपका इंडेंजर्ड है, इजिप्शियन वल्चर आपका इंडेंजर्ड है। तो वही देखो यहाँ पे भी 4 स्पीशीज हैं जिनकी बात की गई है। एंड देखना ये वही 4 स्पीशीज जो मैं आपको बता रहा था अभी, देखो लिखा है ना, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर, है ना। इजिप्शियन वैसे इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस इजिप्शियन का इंडेंजर्ड है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एंड वल्चर प्लेज अ की रोल एज नेचर्स स्कैवेंजर, ये नेचर स्कैवेंजर के रूप में काम करते हैं। दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। देयर सोशल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड, सोशल सिग्निफिकेंस और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दोनों काफ़ी ज़्यादा है इनका, एंड इसीलिए इनकी प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुस्तम 2 अनआर्म्ड एरियल व्हीकल की बात कर लें तो इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनआर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप किया जा रहा है बाय DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। क्या? इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम है रुस्तम 2, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया है? रुस्तम 2 रखा गया है और इसके ट्रायल 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है ना। DRDO इसको बना रहा है। एंड रुस्तम UAV का जो एक वेपनाइजेशन है वो भी चल रहा है प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट भी साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिसॉल्व्स इट्स वुमेन विंग्स। तो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, उन्होंने उसकी जो वुमेन विंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे बाद में क्या बोल रहे हैं कि भैया ये रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, ख़त्म नहीं किया हमने, रीस्ट्रक्चर किया है। सो बट अल्टीमेटली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने वुमेन विंग को रिस्ट्रक्चर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने डिक्लेयर किया है मार्शल लॉ इन द एनेक्स रीजन्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के जो 4 रीजन्स एनेक्स किए गए थे ना, कौन कौन से? लुहांस्क किया गया है, दोनेत्स्क किया गया है, खेरसन किया गया है और आपका ज़ैपोरिज़िया किया गया है। ज़ैपोरिज़िया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ना। मार्शल लॉ इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मार्शल लॉ डिफाइंड नहीं है। याद रखिएगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मार्शल लॉ डिफाइंड नहीं है। और आर्टिकल 34 ज़रूर बोलता है कि अंडर विच मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि किसी व्यक्ति को वो कंपनसेशन भी दे सकती है अगर उसने कोई एक्ट ऐसा किया है जो मार्शल लॉ के टाइम में किया गया हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं भी डिफाइंड नहीं है जो मार्शल लॉ का कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। इंडिया के रुपीज़ में प्रेशर और बढ़ सकता है अगर यूएस ने और रेज़ किया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया है कि वो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी जो कम मात्रा में रहेगी। तो जैसे इंडिया में डॉलर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही जो अमेरिकन बैंक है, फेडरल बैंक, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, यहाँ से डॉलर अमेरिका भाग जाता है, ठीक है ना। अब वही चीज़ हो रही है। तो वही कहा गया, अगर यूएस ने और रेज़ किया, अगर यूएस ने और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो यहाँ से और ज़्यादा डॉलर भागेगा। जब और डॉलर भागेगा तो डॉलर की वैल्यू, डॉलर की मात्रा कम होगी लेकिन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉलर की मात्रा तो कम हो जाएगी लेकिन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इंडिया इज फास्ट इमर्जिंग एज अ Web3 इकोसिस्टम। Web3 इकोसिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का जो तीसरा वर्जन कह रहे हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलेगा, उसमें कह रहे हैं कि इंडिया एक थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो जैसे वेब 1 जो था वो 1989 से लेकर के 2000 तक चला, है ना, जो कि जिसमें बिल्कुल सिंपल ईमेल कम्युनिकेशन ये सब जो थे, ईमेल ही चल रहा था, जहाँ पे बाकी और कुछ नहीं चल रहा था। बहुत ही मिनिमलिस्टिक यूज़ ऑफ इंटरनेट था, है ना। ईमेल वीमेल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें, है ना। सर्वर की जो स्पेस थी वो भी कम थी एंड उसमें बहुत ज़्यादा आप डेटा नहीं इकट्ठा कर सकते थे। फिर धीरे धीरे वेब 2.0 आया, जिसमें हमने अभी इसको जो अभी हम चला रहे थे अभी तक, है ना, 1-2 साल पहले तक, एंड दैट वाज यूज्ड इन मोबाइल कंप्यूटर्स एंड ऑल। अब वेब 3 जो आया है ये एक नया है, जिसमें कि कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे ब्लॉकचेन चलता है ना आपका डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में, प्राइवेसी आपकी ज़्यादा रहेगी, मशीन लर्निंग ज़्यादा रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द वेब 3.0
3.0, these are the uses of Web 3.0. ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड बिग फोकस विल बी ऑन मेकिंग इट डिसेंट्रलाइज्ड, जैसा कि ब्लॉकचेन में होता है. एक्चुअली में जो ये आपका जो टर्म है Web 3, वो यूज भी वो लाया किसने, वो पोल्का डॉट, जो ये सब पोल्का डॉट है ना और इथीरियम, इसके फाउंडर्स ने ही ये टर्म लेकर के आए थे. तो ये अभी आपको पता होना चाहिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब लास्ट में हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसका हमने डिस्कस करना है. तो यहाँ पे एडिटोरियल में एक एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ. लाइफ क्या है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी हो, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट हो, सब में ये समझ में आया कि देयर इज अ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस. 3 क्राइसिस मेन चल रही है प्लानट में. एक है आपकी क्लाइमेट चेंज, एक है पॉल्यूशन एंड तीसरी है बायोडाइवर्सिटी लॉस. ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर ही ये तीसरी बेस्ड है. तो 3 कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज, दूसरी है पॉल्यूशन एंड तीसरी है बायोडाइवर्सिटी का लॉस. ठीक है ना. ऐसे में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और उसका भी लगभग 26th COP भी हुआ था रिसेंटली ग्लासगो में, है ना. तो उसमें ये कहा गया कि अर्जेंट नीड है कि हम कोई इस स्टेप्स बढ़ाएं आगे इस डायरेक्शन में कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, हम इनके जो होने वाले चेंजेस उनको रोक सकें. ठीक है ना. और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म लेकर के आए जिसको हम लाइफ बोलते हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. अब ये क्या है लाइफ स्टाइल, मतलब कि वो काम जो आप रोज अपनी डेली की लाइफ स्टाइल में करते हो, डेली के रूटीन में करते हो, वो भी आपके सस्टेनेबिलिटी की तरफ होने चाहिए, वो भी आपके रिकॉग्नाइज करने चाहिए कि हाँ भाई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और ना हो, और आपके एक्ट जो रहने चाहिए वो टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ही रहना चाहिए. जैसे यहाँ पे कुछ एक्ट लिखे हैं, मतलब कि माइंडफुल चॉइसेस, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं घर में, एनर्जी सेव कर रहे हैं, या साइकिलिंग आप करते हैं फॉर गोइंग टू सम प्लेसेस, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, या फिर आप ईटिंग मोर प्लांट बेस्ड फूड करते हो. इफ़ यू आर वेस्टिंग लेस एंड यू आर लेवरेजिंग द पोजिशन एज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू डिमांड क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस. अगर आप डिमांड ही क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस करोगे तो ऑब्वियस बात है जो प्रोडक्शन वाले हैं वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली ही बनाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो ये आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, ये बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ला रहे हो, एंड दे विल बी मच मोर यूजफुल. एंड ये बात भी बिल्कुल सही कि जो आप देखेंगे वर्ल्ड में जितना पोल्यूशन हो रहा है या जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें से 90 जो 2/3 है, कम से कम 66% का जो पोल्यूशन है या 66% का जो क्लाइमेट चेंज है, दे आर बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल चेंजेस ओनली, दे आर बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल चॉइसेस ओनली. तो हमको इंकरेज करना भी चाहिए और ये चीज़ लोगों के अंदर भरनी चाहिए कि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है ये ग्लोबल विजन होना चाहिए, ना कि केवल इंडिया का विजन बल्कि ग्लोबल विजन होना चाहिए. हाँ, ये जरूर है कि इंडिया एक अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है. यस, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट विद, बट इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि 2027 में जो अभी मतलब वी हैव टू बिकम प्रो प्लैनेट पीपल, वी हैव टू बिकम प्रो प्लैनेट पीपल, मतलब प्लैनेट की देखभाल करने वाले लोगों में से हमको शामिल होना है बाय 2027, ये हमको हो जाना है. ठीक है ना. एंड अभी COP27 भी होगा शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाला है, तो उसके पहले भी हमको ये देखना है कि हम इसको और ज़्यादा कितना प्रमोट कर सकते हैं, और वहाँ पर भी हमको इसको प्रमोट करना है, प्रो प्लैनेट अप्रोच लेकर के चलना है. लेकिन हाँ, एक चीज़ ऑथर ने यहाँ ज़रूर बोली कि जो ओनस है वो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहेगा, क्योंकि जिसने जितना पॉल्यूट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है ना. तो आप सोचो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत कम कर रहे हैं और उनको बिल्कुल हक है डेवलप होने का, है ना. तो वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो आउट ऑफ ग्रीड काम करती हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उनके लिए ज़्यादा ओनस है, उनको ज़्यादा काम करना है. ठीक है ना. इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पर बात की है, एक टर्म यूज़ किया है G77. तो मैं आपको बता दूं G77 या ग्रुप ऑफ 77 1964 में बना था. 77 डेवलपिंग कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं इसकी. G77 में 1964 में बना था. 77 कंट्रीज हैं डेवलपिंग जो कि इसके मतलब सिग्नेटरी कंट्रीज हैं. एंड G77 एक लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस विच प्रोवाइड द मीन्स फॉर द कंट्रीज ऑफ द साउथ टू आर्टिकुलेट एंड प्रमोट देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि डेवलपिंग नेचर की हैं, एंड ये ग्रुप ये बेस बनाती हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए, एंड
साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए भी इसमें एक पॉइंट है G77 का, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना है, प्रमोट द साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑनर। एंड साउथ समिट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसकी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है G77 की वो साउथ सुप्रीम है, ठीक है ना, साउथ सुप्रीम इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, सही, ठीक है ना। कौन सी है इसका? साउथ समिट नाम है, ठीक है। पंचामृत टारगेट्स, अब पंचामृत टारगेट आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिए थे 5 टारगेट, जिसमें उन्होंने कहा था कि रीचिंग 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030, 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030 एंड अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन 2070। ये हमारे पंचामृत टारगेट्स हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सोलार अलायंस हो, चाहे CDRI हो, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही दिया हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स आर गुड इनिशिएटिव्स, अगर ये फॉलो होते हैं तो डेफिनेटली दे विल गो लॉन्ग वे इन सेविंग द क्लाइमेट। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।